महाभारत स्वयं को किसी कल्पना की तरह प्रस्तुत नहीं करता। ये खुद को इतिहास या इतिहासम कहता है, जिसका सीधा अर्थ है जो वास्तव में घटित हुआ। प्राचीन भारत में ग्रंथों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: इतिहास, पुराण और काव्य। महाभारत को जानबूझकर पुराण नहीं कहा गया। तो फिर आज हम इसे माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर महाभारत के अंदर नहीं, बल्कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली, कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन एरर्स में छिपा है। ये जांच इसी सवाल से शुरू होती है: क्या महाभारत का स्वरूप कल्पना जैसा है या ये एक एंशिएंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जैसा व्यवहार करता है? महाभारत का संकलन वेद व्यास के नाम से जुड़ा है, लेकिन यहां लेखक का अर्थ मॉडर्न ऑथर जैसा नहीं है। प्राचीन भारत में ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे, संकलित किए जाते थे। व्यासन को एक कंपाइलर एडिटर के रूप में समझना ज्यादा सही है, जिन्होंने पहले से मौजूद युद्ध कथाएं, वंशावली और राजकीय घटनाओं को एक संरचना दी। महाभारत स्वयं बताता है कि ये पहले ओरल ट्रेडिशन में सुरक्षित रहा, फिर बाद में लिखित रूप में आया। ये ओरल सिस्टम कोई साधारण कहानी सुनाना नहीं था, ये एक हाई प्रिसिशन मेमोरी सिस्टम था, मीटर, रेपिटेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ। आज जो महाभारत हमारे पास है, उसका क्रिटिकल अध्ययन BORI यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया। 1200 से अधिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स की तुलना की गई, भारत के अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग शताब्दियों से। जो श्लोक बाद में जोड़े गए, जो केवल किसी एक क्षेत्र में मिलते थे, उन्हें इंटरपोलेशन माना गया, और जो कोर नैरेटिव हर जगह समान रहा, उसे अलग किया गया। ये वही तरीका है जिससे इलियड या बाइबल का टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म किया जाता है। निष्कर्ष साफ है, महाभारत के भीतर एक स्टेबल हिस्टोरिकल कोर मौजूद है। अब प्रश्न आता है, महाभारत की घटना कब घटी? यहां कोई एक एग्जैक्ट डेट नहीं दी जाती, बल्कि रिलेटिव क्रोनोलॉजी बनाई जाती है। ग्रंथ में आयरन वेपन्स का उल्लेख है, बड़े अग्रेरियन किंगडम्स हैं, व्यापार मार्ग हैं और सटीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं। इन सब के आधार पर स्कॉलर्स एक ब्रॉड रेंज देते हैं, लगभग 3000 BCE से 1500 BCE के बीच। ये रेंज इसलिए बड़ी है क्योंकि मेथोडोलॉजी अलग अलग है, ना कि इसलिए कि एविडेंस नहीं है। महाभारत की शुरुआत किसी देवकथा से नहीं, वंशावली यानी जीनियोलॉजी से होती है। भरत, कुरु, पांचाल, पांडव और कौरव। इतिहास में जीनियोलॉजी हमेशा पावर ट्रांसफर और लेजिटिमेसी का प्रमाण होती है। ये तरीका हमें मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के इतिहास में भी दिखता है। माइथोलॉजी को इतनी डिटेल्ड पॉलिटिकल लिनिएज की जरूरत नहीं होती। महाभारत जिन स्थानों का वर्णन करता है, नदियां, जंगल, नगर, राज्य, उनमें से अधिकांश आज भी पहचाने योग्य हैं। यमुना, गंगा, सरस्वती, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, द्वारका। यात्रा की दिशाएं और दूरी जियोग्राफिकली कंसिस्टेंट है। ये इमेजिनरी ज्योग्राफी नहीं है, ये ग्राउंड लेवल रियलिज्म है। हस्तिनापुर की खुदाई 1950s में हुई। वहां एक साफ फ्लड लेयर मिलती है, जिसके बाद सेटलमेंट पैटर्न बदल जाता है। महाभारत में ठीक यही वर्णन है कि बाढ़ के बाद राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोरिलेशन है। इसी क्षेत्र में पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति मिलती है। इसकी डेटिंग लगभग 1200-600 BCE है। PWG साइट्स वही हैं जहां महाभारत की घटनाएं घटित बताई जाती हैं। हथियार, बर्तन, घरों की बनावट सब वॉर एरा सोसाइटी से मेल खाते हैं। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज का दिल्ली क्षेत्र माना जाता है, वहां लगातार ह्यूमन ऑक्यूपेशन के लेयर्स मिलते हैं। शहरी विस्तार के कारण पूरी खुदाई संभव नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नदी, मार्ग और मैदान ग्रंथ से मेल खाते हैं। द्वारका को महाभारत एक कोस्टल फोर्टिफाइड सिटी बताता है। आज समुद्र स्तर परिवर्तन और मरीन आर्कियोलॉजी समुद्र के नीचे स्टोन स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। इनकी डेटिंग पर डिबेट है, लेकिन स्ट्रक्चर्स का आर्टिफिशियल होना स्पष्ट है। ये निर्णायक प्रमाण नहीं, पर नैरेटिव से स्ट्रांगली अलाइंड एविडेंस है। महाभारत में एस्ट्रोनॉमिकल विवरण सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य चंद्र ग्रहण। ऐसी जानकारी को बाद में फैब्रिकेट करना लगभग असंभव होता है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर से इन कॉन्फ़िगरेशंस को टेस्ट किया गया है। अलग अलग वर्सेस अलग अलग डेट्स देते हैं, क्योंकि कुछ श्लोक बाद में जुड़े, लेकिन कोर एस्ट्रोनॉमिकल फ्रेमवर्क इंटैक्ट प्रतीत होता है। ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। अब कुरुक्षेत्र युद्ध का 18-डे स्ट्रक्चर पूरी तरह रियलिस्टिक लगता है। हर दिन कमांडर्स बदलते हैं, सेना थकती है, रणनीति इवॉल्व होती है। ये सिंबॉलिक युद्ध नहीं लगता, ये ऑपरेशनल मिलिट्री हिस्ट्री जैसा लगता है। चक्रव्यूह कोई काल्पनिक जाल नहीं है,
ऐसी सर्कुलर फॉर्मेशंस ग्रीक और रोमन वॉरफेयर में भी मिलती हैं। अभिमन्यु की कहानी ट्रैजिक है, पर टैक्टिकल लॉजिक पूरी तरह वास्तविक है। हथियारों की बात करें तो आयरन एरोज, बोज, आर्मर सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मैच करते हैं। दिव्य अस्त्र शब्दों को आज लिटरल ना लेकर पोएटिक एग्जैजरेशन या एडवांस्ड वेपन सिंबलिज्म की तरह समझना ज्यादा तार्किक है। कृष्ण महाभारत में युद्ध करने वाले योद्धा नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीतिकार और डिप्लोमैट के रूप में दिखते हैं। वो युद्ध टालने की कोशिश करते हैं, अलायंसेस बनाते हैं और नेगोशिएशन पर जोर देते हैं। उनका डीफिकेशन संभवतः बाद की सामाजिक प्रक्रिया है। भगवद गीता युद्ध रोकने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक संकट के समाधान के लिए है। ये दर्शन है, चमत्कार नहीं। विदेशी संदर्भों में भी पूर्व में बड़े युद्धों और शक्तिशाली राज्यों का उल्लेख मिलता है। सेंट्रल एशिया की ओरल ट्रेडिशंस और इंडो ग्रीक रेफरेंसेस एक समान कॉन्फ्लिक्ट मेमोरी की ओर इशारा करते हैं। अब तक जो हमने देखा, भूगोल मेल खाता है, पुरातत्व मेल खाता है, एस्ट्रोनॉमी फैब्रिकेशन का विरोध करता है, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म एक स्टेबल कोर दिखाता है। लेकिन ये अभी पूरी कहानी नहीं है। अब भी सवाल बाकी है। ओरल ट्रेडिशन कितनी रिलायबल है? जेनेटिक्स क्या कहती है? सरस्वती नदी का क्या प्रमाण है? और कॉलोनियल नैरेटिव्स ने इंटरप्रिटेशन कैसे बदली? यही वे प्रश्न हैं जो इस जांच को अगले स्तर पर ले जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर महाभारत हजारों सालों तक मौखिक परंपरा में रहा तो क्या ये जानकारी डिस्टॉर्टेड नहीं हो गई होगी? यहीं पर हमें ओरल ट्रेडिशन की तकनीक को समझना होगा। प्राचीन भारत में ओरल ट्रांसमिशन स्टोरी टेलिंग नहीं था, ये एक डिसिप्लिन था। श्लोक फिक्स्ड मीटर में होते थे, गलत उच्चारण पर करेक्शन होता था और अलग अलग गुरुकुलों में क्रॉस वेरिफिकेशन होती थी। फैक्ट, वैदिक चैंट्स आज भी 2000+ वर्षों बाद फोनेटिक एक्यूरेसी के साथ सुरक्षित है। ये बताता है कि ओरल सिस्टम अनरिलायबल नहीं, बल्कि हाई फिडेलिटी डेटा स्टोरेज था। अब एस्ट्रोनॉमी पर लौटते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा सबसे ज्यादा रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि आकाशीय घटनाएं रिपीट नहीं होती। एक एक्लिप्स, एक प्लैनेटरी कंजंक्शन या तो मैच करता है या नहीं करता। महाभारत में दर्ज सेलेस्टियल इवेंट्स मॉडर्न कैलकुलेशंस के साथ रिपीटेडली टेस्ट किए गए। कुछ वर्सेस लेटर इंटरपोलेशंस के कारण रिजेक्ट हुए, लेकिन कोर एस्ट्रोनॉमिकल फ्रेमवर्क इंटैक्ट रहा। ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। अब जेनेटिक्स की बात करें। महाभारत जिस कुरु पांचाला रीजन की बात करता है, वहां पॉपुलेशन कंटिन्यूटी दिखाई देती है। फैक्ट, मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज ये दिखाती है कि उत्तर भारत में कोई मासिव पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। ये रीजन कल्चरल और बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी दिखाता है, ना कि कंप्लीट डिसरप्शन। ये उस सिनारियो के खिलाफ जाता है जिसमें महाभारत को केवल लेट इमेजिनेशन माना जाए। अब आते हैं एक सबसे विवादित लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, सरस्वती रिवर पर। महाभारत और ऋग्वेद दोनों सरस्वती को एक विशाल बहने वाली नदी बताते हैं। आज सैटेलाइट इमेजरी, जियोलॉजिकल सर्वेज और पेलियो चैनल्स बताते हैं कि एक बड़ी नदी वास्तव में इस क्षेत्र में बहती थी। फैक्ट, ये नदी लगभग 2000 BCE के आसपास सूखने लगी। महाभारत में सरस्वती का उल्लेख एक डाइंग रिवर के रूप में आता है। ये टेक्सचुअल मेमोरी और जियोलॉजी का सीधा ओवरलैप है। अब अर्थव्यवस्था की बात करें। महाभारत में बार्टर सिस्टम, ट्रेड रूट्स और डिस्टेंट किंगडम्स के रेफरेंसेस मिलते हैं। कहीं भी कॉइन बेस्ड इकोनॉमी का डोमिनेंट उल्लेख नहीं है, जो अर्ली आयरन एज सोसाइटी से मेल खाता है। ये आर्थिक विवरण सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रक्चरल है। शासन व्यवस्था पर ध्यान दें। सभा, राजधर्म, उत्तराधिकार विवाद, ये सब रियलिस्टिक पॉलिटिक्स दिखाते हैं। राजा एब्सोल्यूट नहीं है, सभा से बंधा है। ये स्ट्रक्चर एंशिएंट रिपब्लिक मोनार्की हाइब्रिड सिस्टम से मेल खाता है। महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। द्रौपदी, कुंती, गांधारी ये पैसिव कैरेक्टर्स नहीं है। वे राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं, राजाओं को कन्फ्रंट करती हैं और नैतिक प्रश्न उठाती हैं। ये पोर्ट्रेयल किसी सिंपलिस्टिक मिथ की तरह नहीं लगता, बल्कि रियल सोशल टेंशन्स को दर्शाता है। अब सवाल आता है, इतिहास मिथ कैसे बन गया? जैसे जैसे समय बीता, पोएट्री जुड़ती गई, लोकल ट्रेडिशंस मिलती गईं और कैरेक्टर्स एलिवेट होते गए। ये प्रक्रिया हर सिविलाइजेशन में दिखती है। ट्रोजन वॉर, ग्रीक मिथ, रोम्युलस, रोमन लेजेंड। भारत अलग नहीं है। कॉलोनियल पीरियड में महाभारत को माइथोलॉजी डिक्लेयर करना आसान था। क्यों? क्योंकि नॉन यूरोपियन सिविलाइजेशंस को प्री साइंटिफिक दिखाना एक नैरेटिव था। इंडियन टेक्स्ट्स को फिलॉसफी या रिलीजन माना गया, हिस्ट्री नहीं। ये एकेडमिक बायस अब ओपनली एक्सेप्ट किया जाता है। अब वेस्टर्न ऑब्जेक्शंस पर आए। कहा जाता है, इतना बड़ा युद्ध आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में क्यों नहीं? फैक्ट, आयरन एज बैटल्स रेयरली लीव क्लियर मास ग्रेव एविडेंस।
ट्रोजन वॉर का भी डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल बैटलफील्ड एविडेंस नहीं है, फिर भी उसे हिस्ट्री माना जाता है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इक्वल्स एब्सेंस ऑफ एविडेंस। महाभारत की तुलना जब इलियड, ओडिसी या इजिप्शियन क्रॉनिकल से की जाती है तो मेथोडोलॉजी समान दिखती है। इन सभी को पोएटिक हिस्ट्री कहा जाता है। महाभारत भी वही कैटेगरी फुलफिल करता है। अब एक महत्वपूर्ण ईमानदार बात, हर चीज प्रूवन नहीं है, हर लोकेशन एक्सकवेटेड नहीं है, हर वर्स ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री कभी 100% कंप्लीट नहीं होती। इतिहास प्रोबेबिलिटी से काम करता है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से नहीं। अब क्यूमुलेटिव एविडेंस देखें। भूगोल मेल खाता है, पुरातत्व मेल खाता है, एस्ट्रोनॉमी फैब्रिकेशन का विरोध करता है, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म एक स्टेबल कोर दिखाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। महाभारत इतिहास की परिभाषा को पूरा करता है। रियल लोकेशंस, रियल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रियल सोशल स्ट्रक्चर्स, रियल मटेरियल कल्चर, रियल एस्ट्रोनॉमिकल मेमोरी।